5 साल की एक लड़की सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करती है और ये कहती है कि उसके पापा को कुछ ना किया जाए। दरअसल उस लड़की के जो पिता हैं वो कश्मीर के रहने वाले राकेश्वर सिंह मिन्हास, जो कि सीआरपीएफ में कोबरा कमांडर हैं। उनका जो कैंप होता है, दरअसल उनका एक जत्था था जो जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के बीजापुर और सुकमा ज़िले के बीच में एक गाँव लगता है। गाँव का नाम टैकुलगुड़ा होता है। जैसे ही ये सीआरपीएफ के जवान जा रहे हैं, अचानक ही नक्सली उन पर हमला कर देते हैं और हमला कुछ इस तरह से होता है, इतना ज़बरदस्त होता है कि 22 जवान मौके पर शहीद हो जाते हैं। लगभग 35 जवान ऐसे होते हैं जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। लेकिन जो कोबरा कमांडर हैं राकेश्वर सिंह मिन्हास, दरअसल वो बेहोश हो जाते हैं और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो पता चलता है कि वो नक्सलियों के कब्जे में हैं। लगभग 100 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका था। प्रशासन इसलिए पहल नहीं कर रहा था कि अगर उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि दबाव में आके नक्सली कहीं मार ना दें। इसी बीच में एक पत्रकार जो होते हैं, स्वतंत्र पत्रकार, इनका नाम मुकेश चंद्राकर होता है। मुकेश चंद्राकर प्रशासन से कहते हैं कि सर, अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो क्या हम अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर सकते हैं। तो प्रशासन कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। तभी मुकेश चंद्राकर कुछ समाज सेवियों, कुछ जिम्मेदार लोगों की एक टीम बनाते हैं। लगभग 11 लोग होते हैं। उस टीम के साथ वो सीधे जंगल में जाते हैं और जंगल जाने के बाद अलग अलग इलाकों में, अलग अलग एरियो में उन नक्सलियों की तलाश करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर वो फौजी जो सीआरपीएफ के जवान हैं राकेश्वर सिंह मिन्हास, जहां उन्होंने पकड़ा हुआ था। आखिरकार वो मिल जाते हैं, गांव वाले भी हो जाते हैं। तभी इस पत्रकार ने अपील की और अपील करने के बाद कहा कि इन्हें छोड़ दो। उन नक्सलियों से कहते हैं जो 22 जवानों को शहीद कर चुके थे और 35 जवान जो गंभीर रूप से घायल हुए थे। ऐसी स्थिति में पत्रकार की अपील काम आती है और नक्सली कहते हैं कि ठीक है, इन्हें ले जाओ। वो पत्रकार अपनी बाइक पर उन फौजी साहब को बिठाता है और बिठाने के बाद सीधा प्रशासन के हवाले कर देता है। कहता है कि साहब, ये सुरक्षित हैं, ठीक ठाक है, अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल उस बच्ची ने जो अपील की थी, वो अपील कहीं इतनी ज़्यादा मार्मिक थी कि मन किया कि अब जाकर कुछ भी हो जाए, जाना ही पड़ेगा। दरअसल उस पत्रकार की ये कहानी है। पत्रकार अब इस दुनिया में रहा नहीं है। पत्रकार का कत्ल कर दिया गया है और कत्ल जब होता है तो इसकी गूंज चारों तरफ फैल जाती है। न केवल उस प्रदेश में, बल्कि सबसे ज़्यादा याद आती है दिल्ली के उन पत्रकारों को। जब भी कभी नक्सलियों की रिपोर्टिंग करने का पत्रकार को मौका मिलता था, तभी मुकेश चंद्राकर के पास फ़ोन करते थे। जब किसी गरीब के साथ कोई ऐसी कोई वारदात होती है या गरीब को कोई लाभ चाहिए किसी तरह का, तो पत्रकार से कहते हैं कि सरकार से कह के कुछ लाभ दिलवा दो। वो पत्रकार, जब प्रशासन के पास कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उस पत्रकार को याद किया जाता है। लेकिन जब पत्रकार रहा नहीं तो अब किसको याद करेंगे। दरअसल आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो सबका प्रिय होता है, जो सबका प्यारा होता है, आखिरकार उसका भी कत्ल हो जाता है। इस कत्ल के पीछे की वजह क्या थी? आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक ज़िला है बीजापुर। बात कर रहा हूँ 1 जनवरी 2025 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। पत्रकार जो स्वतंत्र पत्रकार हैं और किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के किसी चैनल से भी वो जुड़े हुए भी हैं, उन्हें भी कुछ खबरें वगैरह देते हैं। साथ ही जो देश भर के पत्रकार उस इलाके में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, तो वो ऐसा व्यक्ति है मुकेश चंद्राकर, जो सभी की मदद करता है। और इसी बीच में उसके पास एक फ़ोन पहुंचता है। 1 जनवरी 2025 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास कोई व्यक्ति है, उन्हें बुलाता है, वो चले जाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा बहुत बार हो चुका है। घर वालों को तो इस बात की आदत पड़ चुकी थी। लेकिन घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे समय बीत रहा था, लेकिन मुकेश चंद्राकर का कोई पता नहीं चलता है। पूरी रात ऐसी ही बीत जाती है। मुकेश चंद्राकर के जो बड़े भाई होते हैं, युकेश चंद्राकर, उनके पास तक खबर पहुंचती है कि तुम्हारा छोटा भाई रात घर से गया था लेकिन वापस लौट कर नहीं आया। अब ऐसी स्थिति में युकेश चंद्राकर अब उसके सभी दोस्तों से बातचीत करते हैं। जहां जहां उठना बैठना था, बातचीत करनी थी, जिससे पूछ सकते थे, सभी से बातचीत की जाती है, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं लगती है। अब ऐसी स्थिति में युकेश चंद्राकर थोड़ा घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई ना कोई ऐसी अप्रिय घटना ज़रूर हुई है जिसकी वजह से भाई का कोई पता ही नहीं चल रहा है। भाई कम, उसे बेटे की तरह युकेश ज़्यादा मानते थे। अब ऐसी स्थिति में जब उसका पता नहीं चल रहा है तो वो यूट्यूब पर लाइव आते हैं और लाइव आने के बाद एक अपील करते हैं, सर्व समाज से अपील करते हैं। चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो प्रशासन के हों, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो सीआरपीएफ के हों, हर वर्ग से अपील करते हैं और कहते हैं कि मेरा भाई 1 जनवरी 2025 की शाम 7 बजे से लापता हो गया, उसका नंबर बंद आ रहा है, किसी ने भी अगर देखा हो तो उसे पहुंचा दे। लेकिन जब कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, तब ऐसी स्थिति में अगला दिन निकल आता है। अब इसके बाद फिर पत्रकार ही अपने स्तर से मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। नंबर तो स्विच ऑफ हो चुका था। पुलिस तक बात पहुंचती है, गुमशुदगी दर्ज कर ली जाती है। लेकिन पुलिस ने जब गुमशुदगी देखा, उसका
कि आखिरी लोकेशन कहाँ पर है, वो कहाँ, तो पता चलता है कि घर के आसपास की आखिरी लोकेशन थी, इसके बाद पता नहीं चलता। लेकिन पत्रकारों ने फिर अपनी तरफ से कोशिश करना शुरू किया, जीमेल की मदद से ये पता किया कि आखिरकार उनकी अंतिम लोकेशन कहाँ पर है। तो जब ये अंतिम लोकेशन के बारे में पता चलता है तो बीजापुर शहर का ही एक इलाका लगता है, चट्टानपारा बस्ती। दरअसल चट्टानपारा बस्ती के पास ही आखिरी लोकेशन पाई जाती है। तभी पत्रकार इकट्ठे होते हैं, सीधा एसपी जितेंद्र यादव के पास पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं कि साहब, आखिरी अंतिम लोकेशन चट्टानपारा की जो बस्ती है वहां की दिखाई दे रही है, आपको पुलिस भेजनी चाहिए। मुकदमा तो दर्ज हो ही चुका था गुमशुदगी का, पुलिस अपनी तरफ से भी प्रयास कर रही थी, प्रशासन के लोग भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे। दावा यह भी किया जा रहा था कि सरकार भी कहीं ना कहीं इस मामले को गंभीरता से ले रही थी। लेकिन पत्रकार जो थे अपनी तरह से वो काम कर रहे थे। पत्रकारों का एक गुट होता है, वो गुट सीधा एसपी पर दबाव बनाता है, तो फिर एसपी साहब को उस लोकेशन पर, आखिरकार चट्टानपारा के लोकेशन पर सारे पत्रकारों को और पुलिस को भेजा जाता है। वहां जाने के बाद जब पता चलता है कि एक ऐसा घर है और जहां पर बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, बस खास अवसर पर ही यहाँ लोग आते जाते हैं। तभी पत्रकार कहते हैं कि हो ना हो हमें वहाँ बैडमिंटन कोर्ट में भी जाकर देखना चाहिए कि आखिरकार वहाँ तो कहीं उसका लिंक नहीं है। अब पत्रकार वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब अंदर चारों तरफ पूरे जगह की तलाशी ली जाती है, लेकिन उस पत्रकार का कहीं पता नहीं चलता, यानी कि मुकेश चंद्राकर का जब पता नहीं चलता, तभी एक पत्रकार की नज़र पहुँचती है सेफ्टिक टैंक पर, जो सेफ्टिक टैंक जो टॉयलेट वगैरह के लिए बनाया जाता है। और उससे देखने के बाद उसे कुछ अलग लग रहा था। दरअसल जब भी किसी का सेप्टिक टैंक उसको पाटा जाता है, बंद किया जाता है, तब उसको एक छोटे छोटे पार्ट बनाए जाते हैं ऊपर जो ढकने के लिए, ताकि जब कभी सफाई की ज़रूरत पड़ सके तो कोई से भी एक हिस्से को निकाल कर उसको सफाई वगैरह की जा सके। लेकिन पत्रकार ने कहा कि ये एक साथ पूरी तरह से बंद है, यहाँ इसमें से पानी निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है और अंदर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार ये माजरा क्या है? और उसमें जब भी 24 घंटे भी शायद उसको नहीं हुए थे जो उसके पटान किया जाता है, तो पूरा एक साथ ही उसका पटान कर दिया जाता है। सारे पत्रकार मिलकर दिमाग लगाने लगते हैं। तभी पत्रकार जिद पर अड़ जाते हैं कि सर एक काम करिए, इस सेफ्टिक टैंक को आप तुड़वाइए और उसके देखिए कहीं इसके अंदर हमारा जो साथी है मुकेश चंद्राकर तो नहीं है। जब पुलिस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, पत्रकार जब दबाव बनाते तो आखिरकार पुलिस की मजबूरी बन जाती है और जब सेफ्टिक टैंक के कुछ हिस्से को तोड़ा जाता है तो पता चलता है कि पत्रकार की लाश तो उसी के अंदर तैर रही थी। अब इतना था, ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। हर किसी की जुबान पर मुकेश चंद्राकर की कहानी पहुंचने लगती है कि मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी 2025 की शाम 7 बजे से लापता हो जाते हैं और उनकी जो लाश है वो बैडमिंटन कोर्ट के परिसर में एक सेफ्टिक टैंक बना हुआ था उसमें है। आखिरकार उनकी हत्या क्यों की गई है, इसी पर एक सवाल था। हर कोई जानने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन तभी पत्रकारों को याद आता है कि ये जो इलाका है, ये जो घर है, ये दरअसल सुरेश चंद्राकर है। और सुरेश चंद्राकर की तो अभी कुछ एक आध हफ्ते पहले ही खबर प्रकाशित की थी। खबर प्रकाशित कुछ इस तरह की खबर थी, लगभग 120 करोड़ रुपए की एक योजना थी जिससे सड़क का निर्माण करना था। लेकिन ये बताया जाता है कि सड़क का निर्माण तो ठीक तरह से हुआ नहीं। लगभग 90% राशि जो होती है वो जारी भी कर दी जाती है, यानी कि ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को दे भी दी जाती है। और यही बात उस पत्रकार ने प्रकाशित कर दी। जब खबर चला दी तो उसके बाद फिर हड़कंप मचना तय ही था। इतना हड़कंप मचता है कि सुरेश चंद्राकर को ये सीधे सीधे बोल दिया जाता है कि जो सड़क के लिए तुम्हें पैसे दिए गए हैं, इस सड़क को ख़त्म कराने के बाद फिर से तुम्हें इसी पैसे से नई सड़क बनानी पड़ेगी। यानी कि 120 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी रकम होती है। ठेकेदार को लगने लगता है कि शायद कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहीं से हत्या की साजिश रची जाती है, ऐसा दावा किया जाता है, क्योंकि उन्हीं के बैडमिंटन कोर्ट में वहाँ पर जो एक सेफ्टिक टैंक बना हुआ है उसमें उनकी लाश मिलती है। और जब पोस्टमार्टम के लिए इस लाश को भेजा जाता है तो पता चलता है कि पहले तो गला दबाया गया है, साथ ही उनके सीने पर, साथ ही उनके पीठ पर वार किए गए हैं, भारी वार किए गए हैं, साथ ही उनके सर में कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई है। अब इसके बाद ये मामला जब वायरल होने लगता है, हर किसी की जुबान पर आने लगता है, तो लोग फिर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कोई इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब चाहे छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हों या फिर वर्तमान मुख्यमंत्री हों, सभी को मेन फ्रंट पर आना पड़ता है और ये फिर बोलना पड़ता है। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल ये कहते हैं कि इसमें परिवार की आर्थिक रूप से मदद की जाए और जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा भी होना चाहिए। साथ ही जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो ये कहने लगते हैं कि हर संभव जो भी हो सकेगा मदद भी की जाएगी और जो भी अपराधी होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा भी नहीं जाएगा। आखिरकार पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ याद आता है लोगों को कि लगभग 5 पत्रकारों की कुछ ही सालों में हत्या हो चुकी है, जिसमें विनोद बख्शी हैं, मोहन राठौर हैं,
नेमीचंद जैन हैं, साई रेड्डी हैं और 5 में मुकेश चंद्राकर भी हो जाते हैं। हालांकि एक दो जगह ऐसी भी थी कि जहां पर पत्रकार की हत्या हो जाती है और किसने हत्या की है सीबीआई जांच भी करती है, लेकिन उसका पता नहीं चल पाता। आखिरकार ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम को लेकर सबकी सब जुबान पर एक बात चलने लगती है कि जो ठेकेदार है वो सरकारी ठेकेदार है, बड़ा ठेकेदार है। 23 दिसंबर 2021 को जब उसकी शादी होती है तो शाही अंदाज में उसकी शादी होती है। अपनी पत्नी को वो हेलीकॉप्टर से लेके अपने घर पर आता है। दरअसल अब वो व्यक्ति शायद बताया जाता है कि कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरह से हत्या की गई है उस हत्या को लेकर पत्रकारों में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके में भी उबाल है। यदि इन पत्रकार के बारे में बात करें तो एक घटनाक्रम होता है 11 नवंबर 2021 का ये मामला है। PMGSY के जो जूनियर इंजीनियर होते हैं जिनका नाम होता है अजय लाकड़ा का नक्सली अपहरण कर लेते हैं और अपहरण करने के बाद उनकी जो इन्हें कहीं ना कहीं छुपा दिया जाता है। लगभग 7 दिन तक वो ऐसे ही नक्सलियों के कब्जे में रहते हैं। उनकी पत्नी प्रशासन के पास इसलिए नहीं जा रही थी, उन्हें डर लग रहा था कि कहीं प्रशासन के लोग अगर मेरे पति को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नक्सली कहीं पति को जान से न मार दें, दबाव में न मार दें। तो ऐसी स्थिति में वो इसी पत्रकार के पास पहुंचती हैं। पत्रकार यानी कि मुकेश चंद्राकर उनसे जाकर कहती हैं कि मेरा पति कई दिनों से लापता है, नक्सली ने उनका अपहरण कर लिया है, आप मदद कर दीजिए। तब वो पत्रकारों का गुट गांव-गांव जाने के बाद, जंगल जाने के बाद ये पता करता है कि आखिरकार ये अजय लाकड़ा हैं कहाँ पर। तो 7 दिन बाद आखिरकार उन्हें ढूंढ लिया जाता है और एक जन अदालत लगती है और अदालत में ये नक्सलियों से अपील करते हैं कि जो इंजीनियर हैं इनको छोड़ दीजिए साहब। अब इंजीनियर के लिए जो कहा जाता है, पत्रकार कहते हैं, तो आखिरकार छोड़ दिया जाता है। और जब ये खबर अखबारों में प्रकाशित होती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक पत्रकार की बात नक्सली इस तरह से मानते हैं। यही नहीं, एक और पत्रकार था, साथ ही ठेकेदार भी होता है, लेकिन वो सड़क का निर्माण करने में शायद कुछ लापरवाही करता है और नक्सली उसकी हत्या कर देते हैं। अब जब हत्या कर देते हैं तो पुलिस प्रशासन की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उस पत्रकार की डेड बॉडी को लाया जा सके। तभी मुकेश चंद्राकर वो हिम्मत जुटाते हैं, पिकअप गाड़ी करते हैं, सीधा नक्सलियों के इलाके में पहुंच जाते हैं, उस लाश को कब्जे में लेते हैं और कब्जे में लेने के बाद वो अपने जो पत्रकार है उसके घर वालों को सौंप देते हैं। कहते हैं कि तुम इनका अब अंतिम संस्कार कर सकते हो। इस तरह की बीजापुर इलाके में मुकेश चंद्राकर की जो कहानी थी वायरल होती है। हर किसी की ज़ुबान पर उस व्यक्ति का नाम होता है। ज़ुबान पर व्यक्ति का नाम हो भी क्यों ना, दरअसल गरीब लोगों के इंसाफ की बात आती है तो ये खड़ा हो जाते हैं। साथ ही दिल्ली के पत्रकार वहाँ जाकर रिपोर्टिंग करते हैं तो खड़े हो जाते हैं। प्रशासन को इस व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है तो खड़े हो जाते हैं। नक्सलियों को अगर इस पत्रकार की ज़रूरत पड़ती है तो खड़े हो जाते हैं। यही नहीं, अगर इनके पास अपना एक YouTube चैनल है, YouTube चैनल पर हालांकि ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन इनकी 2 कहानी मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा। एक कहानी डाली थी इन्होंने 12 अगस्त 2022 को, 5 मिनट और लगभग 7 सेकंड का वीडियो होता है। नक्सली किस तरह से ध्वजारोहण करते हैं। अच्छे पत्रकार की बस की बात नहीं है कि नक्सलियों के बीच में, उनके गढ़ में जाकर, उनकी बंदूकों के बीच में जाकर रिपोर्टिंग कर सके, लेकिन ये पत्रकार ऐसा था तो जाता था और रिपोर्टिंग करता था। और यही नहीं, अगले ही दिन यानी कि 13 अगस्त 2022 को एक और वीडियो डाली थी 6 मिनट 50 सेकंड के आसपास की। ये दिखाया गया था कि बस्तर के जंगल में किस तरह के कैंप लगाकर वो रहते हैं। उनके हथियार तक दिखाए, उनकी चीज़ें तक दिखाई और उन्हें यानी कि नक्सलियों को कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। प्रशासन को भी लगता है कि हाँ, ये ऐसा मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति है जो सभी की दिक्कत में, परेशानी में आ जाता है। लेकिन अब वो इस दुनिया में रहा नहीं है क्योंकि उसकी हत्या कर दी गई है। हत्यारे ने हत्या क्यों की है, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। विशेष टीम इसके लिए बनाई गई है। हत्यारे जो भी होंगे, मुख्यमंत्री का भी ये कहना है कि उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन हत्यारे जरूर जेल पहुंच जाएंगे। लेकिन मुकेश चंद्राकर जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, ऐसे लोग आसानी से मिल नहीं पाएंगे क्योंकि वो वाकई एक सबका प्रिय, सबका चहेता। उसको कौन मार सकता है, क्यों मार सकता है? मारने वालों को जरा सी भी लाज नहीं आई, शर्म नहीं आई। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही जाते जाते एडवोकेट हैं जैस्मीना परवीन उर्फ पिंकी, साथ ही इनकी बहन है जरीफा वाहिद जो कि LLB भी कर रही हैं। आज इनका जन्मदिन है। इनके अलावा अमित वाजपेयी हैं, सलीब अंसारी जो मुरादाबाद से हैं, मोहम्मद इमरान सिद्दीकी हैं। आज इन सभी का जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें सुबीन खान अलवर से हैं, शाहनवाज आलम चंपारण से हैं, पुष्पा कुमारी हज़ारीबाग से हैं, शहजान अंसारी, तारा बहादुर, अमजद अली, मोहम्मद अंसार, प्रकाश शर्मा, स्वातिक तिवारी, रईसुद्दीन सैफी, मोनू, निखिल शर्मा, प्रेम सिंह, प्रभु चौधरी, कुलदीप सिंह, मंटू कुमार, दीपक यादव, अजीत वर्मा। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।